सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि इन रिगार्ड ऑफ टोकन करेंसी इशूड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बर्नी, द मेटल यूज्ड फॉर टोकन कॉइन्स वाज कॉपर. Farishta says it was brass or bronze, while other coins only had Arabic superscription. The token coin had its legends in Persian also. No care was taken to make the legend on the token coins clear and legible. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक था कौन और इसके रिफॉर्म्स क्या थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक बेसिकली आपका 1325 से 1351 तक रूल करने वाला दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था। ठीक है, ये तुगलक डायनेस्टी का सेकंड सुल्तान था और ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। इसका असली नाम जौना खान था और इसका दूसरा नाम उलुग खान भी इसको कहा जाता है, राइट। तो था क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक जब 1325 में सुल्तान बनता है तो ये अपने रेन में कई सारे चेंजेस क्या, अपने रेन में कई सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाता है। ठीक है, और उसमें से एक इसका रेवोल्यूशनरी स्टेप रहता है टोकन करेंसी, राइट। टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे दूरदृष्टि का सोच है। हालांकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी माना जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट था ये काफ़ी एक बिग फेलियर साबित हुआ। इसकी वजह ये थी कि टोकन करेंसी के दौरान, मतलब जब इसने टोकन करेंसी चालू की थी तो इसने इसके रेगुलेशंस में, करेंसी के रेगुलेशंस में कोई ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई थी, जिसकी वजह से बर्नी के ही अनुसार, बर्नी ये लिखता है अपनी किताब में कि हर हिंदू का घर हर हिंदू का घर एक वो सिक्कों की ढलाई वाला जगह हो गया था, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई हुआ करती थी और आम लोग सोने के या चांदी के सिक्कों को ढालकर उसका हार बनवा लेते थे और इससे शाही खजाने को बड़ी चपत लगी, राइट। तो ये पूरा मामला इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ये चूँकि रेगुलेटेड नहीं था, इसका नॉर्म्स की कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया था तुगलक ने कि सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के या जो भी इसके प्रीशियस मेटल के जो भी सिक्के, इसका क्या मानक होगा क्या। तो उसलिए हर कोई इसके सिक्के ढालने लगा और उस सिक्के को फिर बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका ज्वेलरी बनाने लगा, या ज्वेलरी कोई सिक्के में ढाल लिया तो वो यूज़ भी होने लगा। तो ये सारी चीज़ें इसके टोकन करेंसी इसलिए लाना पड़ा। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बर्नी द मेटल यूज्ड फॉर द टोकन कॉइन वाज कॉपर। ठीक है, बर्नी ये कहता है कि जो टोकन करेंसी के लिए जो धातु का इस्तेमाल होता था वो कॉपर था, तांबा था। फरिश्ता कहता है कि इट वाज ब्रॉन्ज। फरिश्ता जो है वो कांसे को या फिर पीतल को बताता है कि ये था, इसका बना था। While other coins only had Arabic super inscription, the token coin had its legends in Persian also. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। नो केयर वॉज टेकन टू मेक द लेजेंड ऑन द टोकन कॉइन्स क्लियर एंड लेजिबल। ये स्टेटमेंट जो है हमें थोड़ा निगेटिव सेंस में जा रहा है क्योंकि जो
मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी बनाई थी, उसका मकसद ही यही था कि वो एकदम जो सिल्वर रुपया या टंका जैसा था, जो सिल्वर टंका होता था उसके बराबर लगे। तो उसके बराबर लगने के लिए उसमें वो हर चीज़ वो करने को तैयार था जो कि उसे सिल्वर जो कि उसे टंका बना दे। तो इसका खासा ध्यान रखा जाता था कि जो इसमें मेंशन किया जाता था टोकन करेंसी में, जो भी चीज़ें मेंशन की जाती थी, जो भी लेजेंड्स या जो भी तो उस पर उसको खासा ध्यान रखा जाता था। ठीक है, अगर हम लेजेंड्स का अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखें तो इसका हमें ट्रांसलेशन निकल के आता है कि इसके जो ढलाई का जो काम चलता था, इसके ढलाई में मानकों का या फिर मानकों का तो खैर ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं था कि लापरवाही से इसको बना दिया जाता था। तो ऐसा नहीं था, ये इन सिक्कों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था ताकि वो उस पर जो भी लिखा जाता था उसे पढ़ा जा सके। ठीक है, तो इस लिहाज से चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी निकल के आता है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है कि फरिश्ता के मुताबिक तांबे का या पीतल का था और भरने के हिसाब से तांबे का था। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारा इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आता है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विथ रिगार्ड टू द अफगान पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अनलाइक बहलोल, सिकंदर लोदी started sitting on the throne. No nobles could share the seat with him. He still believed in primus inter pares, first among equals. In order to impress the superior position of Sultan on the minds of nobles and the people, he laid down the elaborated rules for the reception of royal firmans in the distant part of the kingdoms. A highly efficient spy system kept the Sultan informed of all the developments in the kingdom and particularly of the activities of the noble. तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा ले दे के सुल्तान सिकंदर लोदी पे आधारित है। तो उस हिसाब से हमें बताना है कि इस स्टेटमेंट का सही आंसर क्या होता है। तो हम हर एक स्टेटमेंट को पहले जाएंगे कि हर एक स्टेटमेंट का क्या है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सुल्तान सिकंदर लोदी था कौन और इसके रिगार्डिंग इसने क्या क्या किए थे। तो सुल्तान सिकंदर लोदी जो था वो लोदी सल्तनत का सबसे काबिल और सबसे होनहार सुल्तान था। और इसका जो हमें टाइम फ्रेम देखने को मिलता है वो आपका 1489 से लेकर 1517 तक रहता है। ये इब्राहिम लोदी का फादर रहता है और बहलोल लोदी का बेटा रहता है। इसका असली नाम निजाम खान रहता है, राइट। इसका असली नाम निजाम खान रहता है। और ये जो रहता है तो सिकंदर लोदी जब सुल्तान बनता है तो इसने जो है 1504 या 1505 में आई थिंक आगरा शहर की स्थापना करता है। ठीक है, पहला फैक्ट तो इससे रिलेटेड ये हो जाता है। दूसरा फैक्ट इससे रिलेटेड ये होता है कि जो भूमि मेजरमेंट, जो लैंड मेजरमेंट का जो मापन होता है उसमें ये गज ए सिकंदरी एक पैमाना चालू करता है, जो कि मुग़ल टाइम तक भी यानी अकबर के टाइम पीरियड तक ये पैमाना चलते रहता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा दूसरा ये इससे रिलेटेड फैक्ट हो जाता है। तीसरा, सिकंदर लोदी जो रहता है आपका, ये बेसिकली आपका काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ऑर्थोडॉक्स किस्म का बंदा रहता है। ठीक है, और रिलीजियस बंदा रहता है। तो ये औरतों का दरगाहों पे जाना बंद कर देता है, शरीयत को ये चालू कर देता है। शरीयत को चालू करने का मतलब शरीयत के हिसाब से रूल करता है। और इसके अलावा उलेमा वर्ग को काफ़ी ज़्यादा
ये फेवर करता है। हिंदुओं पे ये जजिया लगाता है, राइट, हिंदुओं पे जजिया लगाता है, यहाँ तक कि इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि सिकंदर लोदी से थे, जो अलग फैक्ट थे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, अनलाइक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी स्टार्टेड सिटिंग ऑन द थ्रोन, नो नोबल कुड शेयर द सीट विथ हिम। तो सिकंदर लोदी जो था वो एक ऐसा सुल्तान था जो कि अफगानों की जो रिवायत रहती है कि हम सब बराबर हैं, हम सब भाई जैसे हैं, तो इस चीज़ को पूरी तरह से बदलने वाला पहला सुल्तान रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं मानता कि हर कोई भी जो आम इंसान है या नोबल लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सुल्तान की बराबरी कर सकता है। उन्हें सुल्तान की इज्जत देनी होगी। ठीक है, वो सुल्तान को इज्जत देनी होगी और सुल्तान के नीचे ही बैठना होगा। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ही स्टिल बिलीव्ड इन प्राइमस इंटर पेयर्स, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब यहाँ पे खुद ही कह रहा है कि इस थ्रोन पे जब वो बैठने लगता है और नो नोबल कुड शेयर द सीट विथ हिम, तो यहाँ पे ये चीज़ बात ही नहीं आती है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द सुपीरियर पोजिशन ऑफ सुल्तान ऑन द माइंड्स ऑफ नोबल्स एंड द पीपल, ही लेट डाउन इलेबोरेटेड रूल्स फॉर द रिसेप्शन ऑफ रॉयल फरमान्स इन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ किंगडम। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है कि जो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा इसी स्टेटमेंट में मैं आगे चीज़ें जोड़ देता हूँ कि ये अपने गवर्नर्स को ये हुक्म देता है कि जो इसके फरमान है वो राजधानी पहुँचने से 6 मील पहले ही इसके गवर्नर इसके फरमान को हासिल कर लें, इसे पढ़ लें, है ना, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लममेटिक क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये और भी चीज़ें थी कि ये अपने जितने भी गवर्नर्स थे उनके जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जितना भी मामला होता था उसका पूरा अच्छा खासा हिसाब किताब रखता था, है ना। और इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि एक बार क्या होता है कि जो जौनपुर का गवर्नर रहता है उसको सिर्फ इसलिए सज़ा दी जाती है क्योंकि वो अपने हिसाब किताब में गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए और उसका जितना भी हिसाब किताब में जो गड़बड़ी रहता है उसको इससे पैसा वसूला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा एफिशिएंट स्पाइनेज सिस्टम इसका बहुत ज़बरदस्त था, इसका जो जासूसी विभाग था वो ज़बरदस्त था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही निकल के आता है कि हाईली एफिशिएंट स्पाई सिस्टम केट द सुल्तान इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स इन द किंगडम एंड पार्टिकुलरली ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ नोबल्स, है ना। अमीरों पे खासकर इसने जासूस बिठा दिए थे ताकि वो लोग कोई गतिविधि इस तरह की ना कर सकें, राइट। तो इस लिहाज से हमारा जो आंसर हो जाता है 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में ये कह रहा है कि मलिक अंबर ब्रॉड रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द एग्रीगेरियन एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर ऑफ द निज़ाम शाही किंगडम इन कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर करेक्ट। ठीक है, तो मलिक अंबर के बारे में फिर से सवाल आ गया है। तो मलिक अंबर एबोलिश द फार्मिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। He initiated a system of glance survey, Nazar Pahani. Under the Nazar Pahani, land was divided into Baghat and Nabud, है ना। The maximum rate of land revenue was decided between 1/4 to 2/3 produce on the different classes of soil. देखिए, अब मलिक अंबर की अगर बात कर रहे हैं और रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में अगर इसकी बात हो रही है तो सबसे पहले तो
कुछ बेसिक फैक्ट इनके बारे में बता दूँ, रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट के बारे में या फिर रिफॉर्म्स के बारे में, कि इन्हें दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, राइट। इनके द्वारा जितने भी लैंड रिफॉर्म्स किए जाते थे वो आगे चलकर मराठा एम्पायर के लिए एक मिसाल बन गए, है ना। और वो उसका शिवाजी ने काफ़ी ज़्यादा उसको फॉलो किया, कुछ चेंजेस के साथ। ऑब्वियसली हर चीज़ तो सिमिलर सेम नहीं रहेगी, कुछ चेंजेस के साथ, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका वही था, शिवाजी का यही था कि जो मलिक अंबर ने जो रिफॉर्म्स लाए थे लैंड रिफॉर्म्स में, तो उसको लेके ये अपने लैंड रेवेन्यू के लिए अपनी पॉलिसी चलाते थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मलिक अंबर एबोलिश द फार्मिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है। और मलिक अंबर जो है कोई स्कोप नहीं छोड़ा था रेवेन्यू फार्मर्स के लिए, राइट। मतलब बैठे बिठाए जो बिचौलिए टाइप के जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा था। ये गांव के जो मुखिया होता है उसके उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करता था, और उसका जो वो मुखिया होता था, मुखिया के ज़रिए ही वो पीजेंट्स तक अपनी बातों को पहुंचाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर होता भी था अगर कोई बिचौलिया, तो वो सिर्फ गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया एक्चुअली में सरकार का एक तरह से मुलाजिम ही होता था। तो उसका काम होता था कि जितने भी गांव में जो कृषक वर्ग हैं तो उनका पूरा ब्यौरा सरकार को दे, है ना, सरकार मतलब इसको, और फिर उसके हिसाब से तय होता था कि क्या क्या किस हिसाब से फसल का बुआई का या फिर कटाई का क्या क्या लिया जाएगा। दूसरा है ही इनिशिएटेड अ सिस्टम ऑफ ग्लैंस सर्वे। ग्लैंस सर्वे एक तरह से सर्वे का एक मेथड होता है, नज़र पहानी उसको कहा जाता था। तो बिल्कुल उसने ग्लैंस सर्वे का एक सिस्टम लाया था, तो इसके तहत ये चीज़ें थी। द मैक्सिमम रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज डिसाइडेड बिटवीन 1/4 and 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सॉइल। ये भी सही है कि ये सही है कि 1/4 से लेकर 2/3 तक ये एक रेंज तय किया गया कि देखो इसमें जो इस रेंज के तहत हमारा लैंड रेवेन्यू जो होगा वो हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सॉइल। जैसे ज़मीन अगर अच्छी है, उस पर बुआई अच्छी चीज़, बुआई अच्छे से चल रही है और उसका फसल अच्छा हो रहा है, तो उस पर 2/3 लगेगा। और अगर ज़मीन थोड़ी सी भी बंजर है या फिर कुछ ऐसी जहाँ पे फसल इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उस पर 1/4 ही कर लगेगा, ठीक है। नज़र पहानी लैंड वॉज अंडर नज़र पहानी लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू भगत एंड नाबूद। ये गलत हो जाता है, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है कि नज़र पहानी के तहत ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है कि भागत और नाबूद में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसी में भी हमें जिक्र इसका नहीं मिलता है। तो इस लिहाज से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है 1, 2 और 4, यानी कि सी, ठीक, ओके। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 से अब हम अपने क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द परवंचाज ऑफ द मुगल पीरियड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग परवंचाज ऑफ द मुगल पीरियड। तो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड परवंचाज वर यूज्ड, it was official term for the rescripts of the minister grandees of the Mughal Empire. It does not require the royal seal. They were issued in accordance with the previous order of the emperor. During the early period of the Mughal dynasty, parvanchas were not issued for the stipulated salaries of the begums and princes. तो ये चारों स्टेटमेंट में से जो
सबसे ज़्यादा लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है वो चौथा है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो अर्ली पीरियड ऑफ मुग़ल डायनेस्टी के परवंचास जो होते थे उसमें बेगम्स और प्रिंसेस को स्टिपुलेटेड सैलरीज के साथ ही इशू किया जाता था, ठीक है। मतलब जो परवंचास होते थे उसमें स्टिपुलेटेड सैलरीज दी जाती थी बेगम और, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। बाकी परवंचास जो था, परवंचास के बारे में तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। इस हिसाब से 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर हमारा बन जाता है। अब था क्या कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड परवंचास वर इशूड बाय द किंग टू द ऑफिशियल इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग होता था वो परवंचास जारी करता था। अब इसका मकसद ये होता था कि इट वॉज ऑफिशियल टर्म, ठीक है। तो ये एक तरह का फरमान का एक तरह का सब्सिडरी मान सकते हैं, परवंचास होता था, ठीक है। तो उसके लिए था, और इसमें कोई सील भी, शाही मुहर भी इसकी ज़रूरत नहीं होती थी, और ये एम्परर के जो अकॉर्डिंग जो इच्छा होती थी कि उसी हिसाब से ये चलता रहता था, ठीक। तो ये परवंचास के बारे में हो गया था, ठीक। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, बढ़ क्यों नहीं रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि विथ रिगार्ड टू द दाग सिस्टम एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी से दैट इट वाज द लॉ ऑफ द एम्पायर दैट दोज मनसबदार who had jagirs in any of the provinces of Hindustan and posted anywhere in the empire were to bring muster horsemen equal in number of the 1/3 of to their sovereign rank. If they were posted in Balkh and Badakhshan, they had to bring 1/5. This rule Badakhshan later applied to all those posted in Kabul provinces. Khulasat us Siyaq written in the later years of Aurangzeb reign confirms these laws, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो निकल के आता है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था ये आपका आर्किटेक्ट था, राइट। ये आपका आर्किटेक्ट था, और इसका जो मेन काम था, इसने रेड फोर्ट और ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली और ताजमहल तो पता ही कहाँ पे है। तो इन दोनों का मास्टर आर्किटेक्ट था अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक। तो वो कोई ऐसा सच स्टेटमेंट नहीं दे सकता था, या फिर उसके ज्यूरिसडिक्शन में ऐसे कोई स्टेटमेंट देने का वो कोई हक ही नहीं था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका सिस्टम क्या है कि देखिए, जो ये दाग सिस्टम जो है, ये सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर 1316 तक रूल करता है। तो उसके टाइम ड्यूरेशन में दाग और हुलिया नाम का ये 2 सिस्टम चलाया जाता है। दाग से जो है घोड़े पे दाग लगाया जाता है, एक मार्क लगाया जाता था, और हुलिया से जो उसके सैनिक थे उसका चेहरा रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये दोनों सैनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे लाए गए थे। अकबर ने फिर उसके बाद जात और सवार सिस्टम लाया था, और जात का जो था वो सोल्जर मेंटेन करते थे, और सवार जो होते थे और वो जितने भी कैवलरी मैन होते थे उनके नंबर्स को मेंटेन किया जाता था। शाहजहाँ के टाइम पे सैनिकों की संख्या घटा दी गई थी, और फिर उसके बाद
एक तिहाई से फिर एक चौथाई कर दी गई, ठीक है। तो फिर ये हमारे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, विथ रिगार्ड टू द एंड बाय द वे, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है डी, ठीक है। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है, विद रिगार्ड टू द सिख गुरु गोविंद सिंह, है ना, सिख गुरु गोविंद सिंह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है, गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख ग्रू अप इन एक्सल इन बोथ मार्शल आर्ट्स एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप. He reinterpreted the Sikh ideology to justify military actions. Prince Muazzam, the governor of Kabul, reached an understanding with the Sikh and gave them refuge. Prince Muazzam was subsequently ordered to expel the Sikh guru who had taken refuge in his province, but he refused to comply with. तो इसका जो आंसर हमारा होता है, इसका आंसर हमारा जो है ए, बी और सी, यानी 1 2 3 है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि प्रिंस मुअज्जम को ऐसा कोई आदेश नहीं मिलता है कि वो उसके इलाके में जो गुरु गोविंद सिंह जी रहते हैं तो उनको हटा दे, ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जब उस समय तक होता क्या है कि बादशाह औरंगज़ेब भी काफ़ी हद तक बूढ़ा हो चला होता है। ये बात मैं कर रहा हूँ 1701 के आसपास की, ठीक है। और वो किसी तरह चाहता है कि उसके जो इलाके हैं उसमें शांति बनी रहे। तो जब प्रिंस मुअज्जम जो कि काबुल का गवर्नर रहता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग सिखों से मेंटेन कर लेता है, तो फिर इस ऑर्डर का देने का कोई लॉजिक सेंस बनता नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 एलिमिनेट हो जाता है। बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का 1 2 और 3 हमारा ऑप्शन निकल के आता है, और इसलिए हमारा इसका जो सी ऑप्शन दिया है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। बाय द वे, गुरु गोविंद सिंह के बारे में और कुछ बताएं तो इनका जो जन्म होता है ये 5 जनवरी 1666 को होता है, और ये 9वें गुरु तेग बहादुर के बेटे रहते हैं, है ना। इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था, जो कि एक सिख वॉरियर कम्युनिटी होती है, 1699 में। तो और इन्होंने दसम ग्रंथ नाम का एक किताब भी लिखी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, एज अ मूवमेंट इट इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स, आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप क्लासेस, so long as they were committed to democratic and secular nationalism. The early nationalist leaders did not organize mass movement but did carry out an ideological struggle against an oppressor. The early nationalist leader fought against every infringement of the freedom of press and speech. They struggled for separation of judicial and executive powers and fought against racial discrimination. तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको वेरियस आइडियोलॉजीज़ के पर्सन्स और वेरियस आइडियोलॉजीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इट इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स, आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप क्लासेस सो लॉन्ग एज दे वर कमिटेड। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कांग्रेस में आपको लेफ्ट विंग भी मिलता है, राइट विंग भी मिलता है,
हिंदूज में मिलते हैं, मुस्लिम में भी मिलते हैं। तो नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें हर हर आइडियोलॉजी के हमें देखने को लोग मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कह रहा है कि अर्ली नेशनलिस्ट लीडर डिड नॉट ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट बट डिड कैरी आउट एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसर। खासकर जो मॉडरेट्स का फेज था वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि इस देश में मास स्ट्रगल होना चाहिए, क्योंकि मास उनके हिसाब से मासेस अभी तैयार नहीं हैं, ठीक है। और उन्हें पहले चीज़ों को सीख लेना चाहिए कि चीज़ें कैसी कर काम चलते, चीज़ों से काम कैसे चलाना है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे कैसे होता है जिससे कि हम अपनी मांग को रख सकते हैं और उसके ज़रिए अपनी मांग को मनवा भी सकते हैं, ठीक। तो ये जो मॉडरेट्स की जो आइडियोलॉजी थी ये बिल्कुल अर्ली कांग्रेस या मॉडरेट्स आप जो भी कह लीजिए, तो उस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा चलती थी। प्रेयर पेटिशन, ये इनकी दो टूल्स रहते थे जिसकी वजह से ये अपने जो भी आइडियोलॉजीज थी या फिर जो भी इनकी जो भी इनकी मांगे थी उन पूरी करवाते थे, प्रेयर्स करते थे, पटिशन करते थे। तो इस वजह से इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ भी करते थे, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर फॉट अगेंस्ट एवरी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच। तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो बात करते थे फ्रीडम की, लिबर्टी की, है ना, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी की एक आत्मा होती है वो इसकी बात करते थे। तो ये बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। दे स्ट्रगल फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी सही है, क्योंकि 1890s तक आते आते जो कांग्रेस की जो मेन डिमांड रह गई थी कि वो ये थी, खासकर 1890s में, कि जो जुडिशल और एग्जीक्यूटिव पावर है वाइसराय के पास उसे अलग किया जाए, और जो विभिन्न स्तर पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको भी ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर ये भी आपका सही हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका जो हमारा सही आंसर निकल के आता है 1 2 3 4 चारों सही है, यानी कि ए, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनपॉपुलर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर इनिशिएटेड बाय लॉर्ड कर्जन? कैलकाटा म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें से कैलकाटा म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट, ये तीनों जो थे इन्हें कर्जन के टाइम पीरियड पे इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर थे, है ना। जैसे मैं खासकर कैलकाटा म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं तो इसे 1903 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। ये 1903 में लाया गया था। इसका एम ये था कि इसका मकसद ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था उसको बदलना था, ताकि जो कैलकाटा की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसको उसके तहत गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल सके। तो ये एक तरीके का सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरह से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट की मैं बात करूँ तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत ये था कि जितनी भी हमारी मॉडर्न एजुकेशन थी या हायर एजुकेशन थी उसमें रिफॉर्म करना, और उसमें जो स्ट्रक्चर होगा उसको भी सेंट्रलाइज्ड वे में गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल देने की इसमें बात की गई थी। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ये आपका जो फाउंड किया गया था ये आपका 1904 में किया गया था। फिर उसके बाद इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो
इसके इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट ये जो है ये भी आपका 1904 में हमें देखने को मिलता है ना। और इसका एम ये था कि जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं जो जिसके तहत ब्रिटिश ऑफिसर्स अपना कुछ भी घपला कर सकते थे या फिर कुछ छिपा सकते थे, तो उस चीज़ को ये स्ट्रेंथन करने का काम करता था। ठीक है, मतलब ऑफिसर्स के हक में ये बात करता था और डेमोक्रेसी का एकदम सत्यानाश करता था। तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर थे कर्जन के टाइम पे। ठीक, 1, 2 और 3। तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा ए निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट लीडर इनिशिएटेड द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क among the peasant in various parts of various parts of India to convey their grievances to the British government। तो इसका जो हमारा आंसर होता है कुंवर जी मेहता और ईशान चंद्र रॉय। बेसिकली क्या है कि कुंवर जी मेहता जो रहते हैं ये आपके एक लीडिंग फिगर रहते हैं जो कि बारदोली सत्याग्रह में पहले इसका आंसर ये हो जाता है। तो कुंवर जी मेहता जो हैं ये बारदोली सत्याग्रह के एक लीडिंग फिगर हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उसमें हिस्सा लेते हैं और एक रेजिस्टेंस शो करते हैं कि जो आपने ये टैक्स बढ़ाया है, टैक्स इंक्रीज़ किया है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके खिलाफ ये कुंवर जी मेहता सरदार पटेल के साथ अपना सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। दूसरे हैं ईशान चंद्र रॉय। ये जो हैं बेसिकली ये प्रोमिनेंट पीजेंट लीडर रहते हैं और ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बंगाल में जो पीजेंट अपराइजिंग चलती रहती है या कुछ पीजेंट के हक में जो चीज़ें चलती रहती है तो उसमें इसका लीडिंग रोल, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों मिल के इनिशिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वर्क पीजेंट के बीच में, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उनके जो भी ग्रीवेंसेस थे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनको रख सकें। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ए एंड बी। बाकी भास्कर राव जाधव ये आपके जो थे ये इनका जन्म आपका हुआ था 1880s के आसपास। ठीक है, और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे और ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। मतलब सोशल रिफॉर्मर भी आप इसमें कह सकते हैं कि ये सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो भास्कर जी जाधव जो है सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए थे। बाकी शशि प्रदा बनर्जी और द्वारका नाथ गांगुली जो है ये दोनों एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, शशि प्रदा बनर्जी और द्वारका नाथ गांगुली ये दोनों एजुकेशनिस्ट थे। ठीक, तो ये मैंने बता दिया। फिर आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का मतलब लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ संथाल अपराइजिंग इन 1855। द एरिया ऑफ अपराइजिंग वॉज कॉल्ड दामन-ए-को। ट्राइबल्स मेड अ डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू एक्सपेल द आउटसाइडर। Rebel proclaimed the complete annihilation of alien regime. Tribal possessed latest weapons, और ट्राइबल वर अपोज्ड बाय द ग्वालाज एंड लोहार्स। तो ट्राइबल्स थे तो लेटेस्ट वेपन कहाँ से होगा यार, ये तो वैसे ही गलत हो गया। और ट्राइबल्स वर अपोज टू लोहार्स एंड ग्वालाज, इनफैक्ट इन दोनों का कोई रोल ही नहीं था, तो इनसे अपोज या इनके सपोर्ट की तो बात ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है 1, 2 एंड 3 सी है, सी। ठीक, अब संथाल अपराइजिंग के बारे में थोड़े से मैं बता दे रहा हूँ। संथाल अपराइजिंग बेसिकली आपका बंगाल में और झारखंड में दोनों में काफ़ी ज़्यादा 1855-56 तक ये चला था और रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जस्ट पहले का ट्राइबल मूवमेंट था। ठीक है,
इसके तहत कान्हू और सिद्धू नाम के दो संथाल बंदे रहते हैं, ये इस मूवमेंट को लीड करते हैं, इस अपराइजिंग को लीड करते हैं। मेन चीज़ ये इनका कंसर्न ये रहता है कि जो इनका जो एरिया रहता है जंगल का, उसमें अतिक्रमण हो जाता है। अतिक्रमण हो जाता है किसका? दिखू का, यानी आउटसाइडर्स का। और ये चाहते हैं कि जो अंग्रेज और लैंडलॉर्ड्स रहते हैं ये इनके एरिया में ना घुसे और इनकी जो ज़मीनें हैं उस पर कब्ज़ा ना करें, ठीक है। तो लेकिन अंग्रेज़ नहीं मानते, तो फिर इस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और ये विद्रोह कर देते हैं और यहाँ पे काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट चलता रहता है। तो ये संथाल रहते हैं। बाकी जिस एरिया में ये विद्रोह करते हैं उसका नाम रहता है दामन को। तो दामन को बेसिकली आपका झारखंड और बिहार झारखंड और बंगाल बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है। ये जो आपका अपने ये जो आपका एरिया पड़ता है क्या कहते हैं इसको, सिंहभूम है ना, सिंहभूम और वीरभूम, ये दोनों एरिया में संथाल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती थी उस वक्त। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया था, राइट। तो ये दोनों, सिंहभूम आपका झारखंड में पड़ता है और वीरभूम आपका बंगाल में पड़ता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए दामोदर बेसिन है, तो वहीं पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो किया था। फिर ट्राइबल्स मेड डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू मेक द आउटसाइडर्स टू एक्सपेल। तो बिल्कुल यही सही है, ये भी सही है कि उन्होंने बहुत जान लगा दी दिखुओं को बाहर निकालने में, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।